का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका समन्वित नियंत्रण। गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों एवं मधुवक्सों की देखरेख। पान बरेजा में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे प्रदेश में टमाटर की फसल जिन किसानों ने लगाई है वो बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी, लेकिन वर्तमान में हो रहे मौसम में बदलाव के कारण इस फसल पर कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि इनका नियंत्रण समय रहते न किया गया तो निम्न गुणवत्ता युक्त कम उपज प्राप्त होगी। अतः टमाटर की फसल में लगने वाले कीट तथा उनके समेकित नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। टमाटर सब्जी वर्गीय फसलों में महत्वपूर्ण फसल के रूप में हमारे किसान भाई उगाते हैं। चूंकि इस वक्त वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति है और इस समय कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हमारे फूल आने की स्थिति आएगी या पौधों का विकास का स्थिति आएगी उस समय रसचूसक कीटों की समस्या बहुतायत में देखी जाती है। और जब हम रसचूसक कीटों की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से आते हैं एफिड, जैसिड, माहू। ये ऐसे कीट हैं जो कि हमारी पत्तियों का रस चूसते हैं, साथ ही साथ जो फूल हैं उनका भी रस चूस लेते हैं। और जब ये रस चूसते हैं और प्रारंभिक स्थिति में तो ठीक है, लेकिन जब बहुतायत की स्थिति में बढ़ जाते हैं तो ये रस को पूरी पत्तियों से, फूलों से चूस लेते हैं और पत्तियों का आकार भी सिकुड़ जाता है और उसमें जो क्लोरोफिल है वो भी नष्ट हो जाता है और जो फूलों का आकार या फूल सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की समस्या बनती है, भोजन कम बनता है और पौधों का विकास कम होता है। अगर आप टमाटर की फसल में सही समय पर रसचूसक कीटों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि खेत का निरीक्षण समय समय पर करें और जो हमारी रसचूसक कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए हम नीम तेल का 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हमारी टमाटर की जो फसल है उस पर छिड़काव करें तो जो प्रारंभिक स्थिति में रसचूसक कीटों की समस्या आ रही है उससे निजात मिलेगी। कई बार देखा गया है कि समस्या ज्यादा बढ़ रही है तो आपको अंतिम विकल्प के रूप में रासायनिक जो दवाएं हैं उसमें इमेडाक्लोप्रिड दवा है, इसकी मात्रा लगभग 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप अगर टमाटर की फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से रसचूसक जो कीट हैं उनसे निजात मिलेगी। लेकिन जब देखते हैं कि आपके फल अच्छे आकार के आने लगे और फलों का आकार प्राप्त होने के साथ साथ उनका अच्छा विकास भी हो रहा है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि उसमें फली छेदक जो कीट है उनकी समस्या देती जाती है। टमाटर में आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद करके और उसमें फली छेदक जो हमारी इल्ली है वो उसमें टमाटर में छेद कर लेती है और टमाटर के अंदर घुस जाती है और कुछ दिनों में ये हमारा जो टमाटर जो है वो सड़ जाता है, अंदर से बदबू करने लगता है या खराब हो जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी चने की इल्ली की समस्या आपके खेतों में दिख रही है तो आप प्रारंभिक स्थिति में ही इसका नियंत्रण करें। तो आपको प्रारंभिक स्थिति में नीम के तेल
5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। जब समस्या बहुतायत में आपके खेत में दिखाई दे रही है और आपको रोकथाम करना है तो अंतिम विकल्प के रूप में आपको रासायनिक जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करना है। और जब हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे फल बड़े आकार के हैं या जो फल बड़े हो चुके हैं उन फलों को हमको की तोड़ाई करनी है। इसके बाद आप रासायनिक दवा के रूप में इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप टमाटर की फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में जो फली छेदक जो इल्लियां हैं उनसे जो फलों को छेदते हैं उनकी समस्या से निजात मिलेगी और इस इल्ली की रोकथाम अच्छी तरीके से हो जाएगी। टमाटर की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। खेत में समय समय पर निदाई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। नत्रजनीय उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें तथा फसल की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। कीट ग्रसित भागों को सावधानी पूर्वक तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। टमाटर की फसल में टी आकार की खूंटियां लगा देना चाहिए जिन पर पक्षी आकर बैठते हैं तथा इल्लियों को चुन चुन कर खाते रहते हैं, जिससे कि इल्लियों की संख्या कम हो जाती है। तथा खेतों में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा देना चाहिए। रात्रि के समय प्रकाश प्रपंचों का प्रयोग करके क्षेत्रीय अभियान चलाना चाहिए। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए पीले एवं चिपचिपे प्रपंचों का प्रयोग करना चाहिए। कीटों की प्रारंभिक अवस्था पर नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जब खेत में कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो जाए तभी रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप कीटों का नियंत्रण करते हैं तो आपको अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। कृषि के साथ अपनाई जाने वाले सह व्यवसायों की बात की जाए तो उसमें मधुमक्खी पालन व्यवसाय को हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अपनाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि अभी गर्मियों का समय प्रारंभ हो गया है और इस समय मधुमक्खियों के आहार की समस्या तो आती ही है और तापमान भी अधिक होने लगता है। अतः ऐसी परिस्थिति में मधुमक्खियों एवं मधुबक्सों की देखभाल कैसे करें, इस विषय में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं इस विशेष प्रस्तुति में। किसान भाइयों, किसी भी व्यवसाय से अधिक एवं सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय का प्रबंधन मौसम और परिस्थितियों के अनुसार करना अनिवार्य होता है और इसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खियों के प्रबंधन के बारे में। चूँकि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है तथा अधिकांश रबी फसलों की कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है एवं ग्रीष्मकालीन फसलों में उतने पुष्प एवं पराग मौजूद नहीं होते हैं जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकें। अतः वर्तमान समय में मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, मधुमक्खियों का कृत्रिम आहार बनाने के लिए पानी और शक्कर की मात्रा क्रमशः 6:1 होती है। सर्वप्रथम पानी को किसी बर्तन में लेकर गर्म कर लेते हैं, फिर आग से हटाकर उसमें चीनी को अच्छी तरह से घोल लेते हैं। ध्यान रहे कि शरबत को चाशनी की तरह नहीं पकाना है। जब शरबत तैयार हो जाए तो किसी डब्बे या बर्तन में शरबत को भरकर उसमें लकड़ी या पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े डालकर मौन गृह में एक और जगह बनाकर रख देते हैं, जिससे मधुमक्खियां उन टुकड़ों पर बैठकर आहार ग्रहण कर सकें। किसान भाइयों, चूंकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है, अतः मधुमक्खियों के आसपास स्वच्छ जल प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिससे मक्खियां आसानी से पानी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकें। किसान भाइयों, मधुमक्खियों को अधिक तापमान सहन नहीं होता है, जिससे वह मधुबक्सा छोड़कर चली जाती हैं। अतः गर्मियों के दिनों में मधुबक्सों को हमेशा छायादार जगहों पर रखना चाहिए। साथ ही तापमान अधिक होने पर जूट के बोरों को पानी से भिगोकर अच्छी तरह से निथार कर मधुबक्सों के ऊपर डाल देना चाहिए, जिससे मधुबक्सों का तापमान कम बना रहता है।
किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की, जिसके अंतर्गत है मोमी पतंगा। इस कीट का प्रकोप नमी वाले स्थानों पर होता है। यदि इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो संपूर्ण छत्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पुराने छत्तों में मोमी पतंगा की सूढ़ियां पूरे छत्तों, उसमें पल रहे अंडों तथा शिशुओं को नष्ट कर देती हैं। इसका प्रकोप गर्मी और बरसात में अधिक होता है। इस कीट के प्रकोप की रोकथाम के लिए मोम गृह की दरारों को बंद कर देना चाहिए। पुराने छत्तों को नए छत्तों से बदलते रहना चाहिए। मोमी पतंगों की सुंडियां अधिक तापमान नहीं सहन कर पाती हैं, अतः ग्रसित छत्तों को आधे घंटे धूप में रख दें तो इल्लियां बाहर निकलकर स्वतः ही मर जाती हैं। मौन गृह में समुचित साफ सफाई का प्रबंधन करें। एसिटिक एसिड या इथाइल ब्रोमाइड से खाली बक्सों का ध्रुमन करें। अनेक प्रकार की चींटियां जैसे लाल एवं काली मधुमक्खियों के लिए मौन में आक्रमण करती हैं। इनके आक्रमण से मधुमक्खियां परेशान होकर छत्ता छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इनके बचाव के लिए मौनालय को स्वच्छ रखना चाहिए। बक्सों के आसपास घास नहीं होनी चाहिए। चीनी या शहद के छींटे मौनालय में इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। चींटियों के बिलों को मिथाइल पोटेशियम के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। जहां पर इन चींटियों का प्रकोप ज्यादा होता है, वैसी जगहों पर बक्सों को ऊंचे स्थानों पर या स्टैंड पर रखना चाहिए। स्टैंड के नीचे प्यालियों में पानी या मिट्टी तेल का घोल भरकर रखना चाहिए। स्टैंड के पायों में ग्रीस या रेसिन लगाकर भी इससे बचाव किया जा सकता है। मकड़ी, छिपकली आदि से बचाव के लिए बक्सों का समय समय पर निरीक्षण, साफ सफाई आदि पर समुचित ध्यान देना चाहिए। जहां तक विड़ना की बात है तो यह विड़ना भी मधुमक्खियों की भयंकर शत्रु होती हैं। यह वाष्प मधुमक्खियों के छत्ते के प्रवेश द्वार पर से आने वाली या फूलों से पुष्प रस, नेक्टर एवं पराग के संग्रहण के लिए लाई गई मधुमक्खियों को पकड़कर अपना आहार बना लेती हैं। यह वाष्प भी कई प्रकार की होती हैं। छोटी आकार की वाष्प एक ही मधुमक्खी को पकड़कर ले जाती है, लेकिन बड़े आकार वाली वाष्प बक्से के प्रवेश द्वार पर बैठकर मक्खियों को पकड़ पकड़ कर खाती है। कभी कभी तो इनका आक्रमण झुंड में भी होने लगता है। इनके बचाव के लिए मौन पालक को सदैव सतर्क एवं सहज रहना चाहिए। वाष्प के 1 या 2 संख्या में आक्रमण होते ही मार देना चाहिए। जहां भी वाष्प के छत्ते दिखाई दें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। जब इनका आक्रमण झुंड में होने लगे तो मधुमक्खियों की कॉलोनियों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रखने से भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। बिड़ना को भी पकड़ने के लिए वाष्प ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अतः आप मौन पालक किसान भाई सदैव सहज रहते मौनालय का नियमित निरीक्षण, साफ सफाई का ध्यान रखें तो मधुमक्खियों को इन शत्रु कीटों से अपने मौनालय को सुरक्षित रख सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
व्यावसायिक फसलों में पान का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच इत्यादि जिलों में किसान भाई करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे जिन किसान भाइयों के पुराने पान बरेजे हैं, उन्हें इन पुराने पान बरेजों से गुणवत्ता युक्त पत्तों की उपज लेने हेतु उचित देखरेख की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, कैसे करें पुराने पान बरेजे का प्रबंधन? इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी के लिए आज आपके बीच उपस्थित हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल। किसान भाइयों, इस समय चूंकि अभी गर्मियों का मौसम है और हमारे कई सारे किसान भाई जो पहले की पान लगाया हुआ है, उन बेलों को उतारने का काम इस समय चल रहा है और कहीं कहीं पर बेलों के उतारने का काम हो चुका है और नई उसमें से जो ग्रोथ है, नई पत्तियां हैं, नई शाखाएं हैं, वो निकलने चालू हो गई है। तो इस समय सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो भी हमारे बरेजे हैं, चूँकि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने का संभावना है, तो जो भी हमारे बरेजे हैं, सबसे पहले बरेजों की सही प्रकार से देखभाल करें। उसमें जो टूट फूट हो गई है और उसमें जो पुआल जहां से उड़ चुकी है या धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको आप सही प्रकार से कर लें और इसमें सूखी हुई धान की पुआल या कांच से लगाकर पूरी तरह से बरेजे को चारों तरफ से पैक कर लें, जिससे गर्मियों के मौसम में जो तेज धूप का समय आने वाला है, उसमें धूप के कारण हमारा जो पौधा है उसको नुकसान ना हो। दूसरी बात किसान भाइयों, इसमें हमें शुरुआती अवस्था में ही कई प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप होता है। तो ऐसे में जो हमारी ऐसे पौधे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारी आपको दिखाई दे रही है, पत्ती गलन रोग दिखाई दे रहा है, उन पौधों की पत्तियों को हटा दें और जितना भी अवशेष है, जो भी खराब पौधे हो गए उनको आप निकाल कर बाहर कर दें। अब इसके बाद बात आती है कि जो पत्तियों में इस समय जो रोग दिखाई देता है वो होता है पत्ती एवं पद गलन रोग होता है। किसान भाइयों, ये अभी कहीं कहीं पर बगीचे में दिखाई दे रहा है। तो इसका सामान्यतः इसका रोग का जो प्रभाव होता है वो अधिक नमी जब होती है, उस समय जब पानी अभी गिरा है और उसके बाद तापमान बढ़ गया है, तो वैसे में ये रोग दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो फाइटोप्थोरा है या पत्ती एवं पदगलन रोग है, ये आपको जो बारिश के बाद का समय होता है, जब बरेजे में बहुत ज़्यादा नमी होती है, उस समय इस प्रकार के रोग की बहुत अधिक संभावना होती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पौधों में इस प्रकार की बीमारी आ रही है, तो उसमें बोर्डेक्स मिक्सचर जो कि नीला थोथक और चूने को मिला के बनाया जाता है, तो आप स्प्रेयर में घोल बना लें। 1 लीटर पानी में 10 ml बोर्डेक्स मिक्सचर मिलाकर और जो हमारा छिड़काव मशीन होती है, उससे पौधों के तने के पास पूरा तना आप इसमें गीला कर दें, जिससे कि जो रोग के फफूंद है उसका इसमें प्रकोप ना हो। दूसरा जो रोग आता है इसमें वो होता है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग होता है, उसे जीवाणु धब्बा कहलाता है और इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों पर एक छोटे छोटे से गहरे रंग के धब्बे बनते हैं और इसकी ये पहचान होती है किसान भाइयों कि जो धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे से उसके चारों तरफ एक पीला से रंग की आभा बन जाती है। यानी धब्बा काले से रंग का नजर आएगा, भूरे रंग का धब्बा नजर आएगा, लेकिन उसके चारों तरफ पीले रंग की रिंग बनी रहेगी और इसके साथ साथ जो तना होता है, पौधे का तना होता है, वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के कारण वो उधर से जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, बेल होती है, वो सूखी हुई नजर आती है, जिससे सूखा रोग जैसी संभावना इसमें दिखाई देती है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण करने के लिए आप अपने बरेजे में पर्याप्त सफाई रखें। जो भी इस प्रकार के ग्रसित पौधे जिनमें बहुत अधिक बीमारी लगी है, उनको निकाल कर जला दें। जो भी ग्रसित पत्तियां हैं उनको आप इसमें से हटा दें और यदि आप नया बरेजा लगा रहे हैं तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन में 30 मिनट तक पौधे जो हमने लिए हैं, कटिंग लिए हैं, उसको डुबाने के उपरांत ही इसमें हमको बरेजे में इसको लगाना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर खड़ी फसल जो अभी हमारी इस समय फसल चल रही है उसमें इस प्रकार के चकत्ते या धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए और इसके लिए 10 लीटर पानी में 1 ग्राम का जो पाउच आता है उसको आप डाल दें। उसके बाद इसका छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, इसके बाद जो तीसरी बीमारी जो इस समय बहुत ज़्यादा बरेजों में दिखाई दे रही है वो एंथ्रेक्नोज होती है। इसमें काले रंग के धब्बे पड़ते हैं और उसका आकार गोल ना होकर
अलग चौकोर या गोल या लंबा चौड़ा कैसा भी आकार हो सकता है, लेकिन ये बीमारी जब आती है तो धीरे धीरे पूरे पत्तों को इसमें काला कर देती है, पत्तों को पूरी तरह से खराब कर देती है और बड़ी तेजी से ये बीमारी फैलती है। तो नियंत्रण के लिए तो आप इसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दवा के छिड़काव के लिए जैसे कि अभी मानसून आने से पहले यानी गर्मियों के समय में आप इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1 महीने बाद ट्राइकोडर्मा वेडी जो कि जैविक फफूंदनाशक होता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे होंगे कि जो चूंकि हमारे बरेजे जो होते हैं सूखी घास वगैरह से बने रहते हैं, तो इसमें एक बहुत छोटी मकड़ी का प्रकोप होता है जो माइट कहलाती है। उसके कारण क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं पीछे से उसमें देखेंगे धब्बेदार रंग में सफेद हो जाती हैं, कभी कहीं कहीं पर लाल रंग की पत्तियां आपको दिखेंगे। इसमें जाकर निरीक्षण करते हैं, पलटा कर देखते हैं तो बहुत बारीक सी इसमें मकड़ी जो होती है वो अपना घर बनाई हुई होती है, वो पौधों का रस चूसती है, जिससे पत्तियों की जो क्वालिटी होती है वो खराब होती है। के नियंत्रण के लिए आप ध्यान रखें कि जो डाइकोफॉल नामक दवाई बाजार में मिलती है उसका आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो घुलनशील सल्फर बाजार में उपलब्ध है उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में आप मिलाकर जो पत्तियां हैं उस पर छिड़क दें। तो इस प्रकार से रस चूसक कीट और मकड़ी से अपनी फसल को अपन सुरक्षित रख सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 5 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना है। अतः किसान भाई विशेष सावधानी बरतें। पकी हुई फसलों को शीघ्र अतिशीघ्र कटाई करें, खलियान में भंडारण कर सुरक्षित करें। देर से बोई गई गेहूं की फसल में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। बारिश की संभावना होने पर किसान भाई सिंचाई ना करें। इस समय तोर या सरसों व आलू के खेत खाली हो रहे हैं। इन खाली खेतों में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, तरोई, कद्दू, ककड़ी, टिंडा, भिंडी एवं मूंग आदि की बोनी का कार्य करें। पिछले दिनों लगातार बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है। अतः आम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था पर 100 ppm की दर से प्लेनोफिक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बाग में सिंचाई रोक दें, जिससे कि अधिक से अधिक बौर आ सकें। मौसम खुलने पर बीज के लिए बोई गई फसल से विजातीय पौधों को निकालकर अलग करें। वर्षा रुकने के पश्चात उच्च तापक्रम एवं आर्द्रता होने पर दलहनी फसलों में कीट प्रकोप की संभावना है। अतः फसल की निगरानी करें एवं निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह लें।
गन्ने के खेत से पानी की निकासी करें एवं क्यारियों पर मिट्टी चढ़ाएं। कृषकों को सलाह है कि खेत में जल भराव ना होने दें। खड़ी फसल में सिंचाई, निंदाई, उर्वरक तथा पौध संरक्षण दवाओं का छिड़काव ना करें। चने में इल्ली के प्रकोप की संभावना है, इसके नियंत्रण हेतु उपाय करें। खेतों में इल्लियों को खाने वाले पक्षियों के बैठने के लिए 40 से 50 टी या बाई आकार की खूंटियां प्रति एकड़ के हिसाब से गाड़ देवें। इस समय मिर्च, टमाटर, बैगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों का प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बनहरा, जिला कटनी के कृषक जगदीश वर्मन ने। यह गाय की HF और जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश वर्मन जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो पशुपालक इन उन्नत नस्लों का चयन करना चाहते हैं उन्हें इस बात की जानकारी का होना आवश्यक है कि वे इन दुधारू पशुओं की पहचान कैसे करें। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकंबल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8000 से 10000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। दूसरी विदेशी नस्ल है जर्सी, जिसका मुंह होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। आंखें उभरी हुई होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है। इसका रंग हल्का लाल, काला या सफेद भी हो सकता है। 18 से 24 माह में प्रथम बार गर्भ धारण कर लेती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 5000 से लेकर 7500 लीटर है। इसके दूध देने की अवधि 305 दिन की होती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंगफली की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका समन्वित नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।